भोले के भक्तों को केदार धाम में एक नई सौगात मिल रही है। बाबा केदार के दर्शन के लिए यहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को अब परिसर के बाहर ओम के नए स्वरूप के दर्शन होंगे। करीब 5 टन वजन वाले ओम को इस स्वरूप को गुजरात के कलाकारों ने मिलकर तैयार किया है। इसके साथ ही केदार धाम में भक्तों की सहूलियत के लिए अब टोकन सिस्टम की शुरुआत भी कर दी गई है। इससे भक्तों को अपने आराध्य के दर्शन के लिए लंबा इंतजार नहीं करना होगा। ये भव्य और दिव्य तस्वीरें केदारनाथ धाम की हैं। यहाँ इन दिनों 4 धाम यात्रा जोरों पर चल रही है और हर रोज हजारों की तादाद में श्रद्धालु अपने आराध्य बाबा केदारनाथ के दर्शन पूजन के लिए पहुँच रहे हैं। लेकिन अब केदारनाथ धाम पहुँचने वाले श्रद्धालुओं की खुशी दोगुनी होने वाली है। संस्कृति, सभ्यता और पौराणिक कहानियों को समेटे केदारनाथ धाम की सुंदरता में अब और 4 चांद लग गया है। श्रद्धालुओं की केदारनाथ धाम के प्रति आस्था को देखते हुए मंदिर परिसर के पास शांति और ऊर्जा के प्रतीक ओम की स्थापना की जा रही है। धातुओं से बनी ओम की प्रतिमा का वजन तकरीबन 5 टन है और इसे गुजरात के कलाकारों ने तैयार किया है। तस्वीरों में दिख रहे ओम का नजारा बेहद अद्भुत, अलौकिक है, जो श्रद्धालुओं के उत्साह और उमंग को और भी बढ़ाने वाली है। जो हमारा मेन सेंट्रल एक्सेस है, गोल्ड प्लाजा है, वहाँ पर ओम की प्रतिमा एक वहाँ पे लगाई गई है, जो काफ़ी भव्य भी है और वहाँ पर यात्रियों के लिए भी काफ़ी एक आकर्षक है। इसके साथ ही वहाँ से केदारनाथ धाम के मंदिर के एक सीधे दर्शन भी वहाँ से यात्रियों को, दर्शनार्थियों को हो सकते हैं। बाबा के दर्शन के साथ साथ केदारनाथ धाम में स्थापित ओम के दर्शन श्रद्धालुओं के लिए एक अलग ही अनुभूति है। इसके साथ ही बाबा के दर्शन के लिए भक्तों को अब और भी सहूलियत मिलने वाली है। धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए अब दर्शन के लिए टोकन की सुविधा शुरू की गई है, जिससे कम समय में श्रद्धालु सुविधा के साथ अपने आराध्य के दर्शन कर सकेंगे। देखिए, दर्शनार्थियों को सहूलियत हो सके इसके लिए पूरी लाइन में रेन शेल्टर का निर्माण किया गया है और टोकन सिस्टम भी दिया जा रहा है। जो यात्री बाद में दर्शन करने के इच्छुक हो उसको वो अपने स्लॉट सिस्टम में जाके दर्शन कर सकते हैं। साथ ही जो यात्री लाइन में खड़े हैं उनको मंदिर समिति की ओर से या व्यापारी की ओर से, प्रशासन की ओर से गर्म पानी, गर्म चाय आदि की व्यवस्था भी की जा रही है। और जो यात्री बिना गर्म कपड़े के आ रहे हैं या उनको चप्पल जूते आदि की जरूरत है तो कई हमारी संस्थाएं हैं, उनको वो भी प्रोवाइड करा रहे हैं। यानी कि अब भक्तों को बाबा केदारनाथ धाम में लंबी लाइन में इंतजार नहीं करना पड़ेगा। केदारनाथ धाम में पहुंचे बाबा के भक्तों का जोश भी अब 7वें आसमान पर है। पूरे मंदिर परिसर में हर हर महादेव का जय घोष सुनाई दे रहा है। देवभूमि उत्तराखंड में बसे केदारनाथ धाम का ये अलौकिक दरबार आस्था के साथ साथ विकास की नई इबारत गढ़ रहा है। यहाँ ओम की प्रतिमा के साथ साथ श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कई तरह के विकास कार्य भी किए जा रहे हैं। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। केदारनाथ धाम के बाद अब बात काशी विश्वनाथ की। काशी विश्वनाथ मंदिर अब श्रद्धालुओं की बेहतरीन सुविधा के लिए मिसाल बन गया है। इस मंदिर में व्यवस्था की बारीकी को समझने के लिए अब वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के 4 सदस्य काशी विश्वनाथ मंदिर आ रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। भोले की भक्ति में मगन रहने वाली काशी बदल गई है और इस बदलती काशी की पहचान है बाबा विश्वनाथ धाम। पहले की तरह आज भी यहाँ भक्तों की लंबी लंबी कतारें हैं, लेकिन अब इन कतारों में पहले जैसी प्रतीक्षा की बेचैनी नहीं है। आज भी यहाँ आस्था का जन समुद्र उमड़ता है, लेकिन अब हर आंख में इस भव्य कॉरिडोर को जी भर निहारने का सुख है। लोगों की काशी विश्वनाथ के प्रति आस्था अनंत है। बाबा के एक दर्शन के लिए भक्त दूर दूर से यहाँ खिंचे चले आते हैं और जब आते हैं तो यहाँ की भव्यता और व्यवस्था देख हैरान रह जाते हैं।
यही वजह है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद से अब तक कई मंदिरों की टीम काशी मॉडल देखने के लिए यहां पहुंच चुकी है। अब काशी विश्वनाथ की भव्यता और मैनेजमेंट को देखने और समझने के लिए माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की एक टीम काशी आ रही है। ये टीम काशी विश्वनाथ मंदिर में अलग अलग व्यवस्थाओं को समझेगी। इनमें भक्तों की भीड़ का प्रबंधन, भोग प्रसाद वितरण सिस्टम, लिक्विड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और भक्तों को निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने वाली भोजन व्यवस्था भी शामिल है। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है कि काशी विश्वनाथ मंदिर की प्रबंधन की बारीकियों को समझने और जानने के लिए कोई टीम यहां पहुंच रही है। इससे पहले उज्जैन के महाकाल मंदिर से लेकर मथुरा वृंदावन के कई मंदिरों के ट्रस्ट की टीम यहां पहुंच चुकी है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश सरकार के आला अधिकारियों की एक टीम भी काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंची थी और यहां के लिक्विड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को समझा था। हालांकि एक वक्त था जब बाबा के धाम की हालत ऐसी नहीं थी, लेकिन काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद बाबा का ये अलौकिक धाम न सिर्फ भव्य हो गया है बल्कि एक मॉडल के रूप में बदल गया है। अब इसे बाबा की असीम कृपा या आशीर्वाद कहें या फिर प्रबंधन, लेकिन बाबा के धाम की ये भव्यता और व्यवस्था भक्तों को खूब भा रही है। शिल्पी सेन के साथ रोशन जायसवाल, वाराणसी, गुड न्यूज टुडे। तो काशी विश्वनाथ मॉडल की धूम हर तरफ मची है। काशी विश्वनाथ मंदिर अब जैसे आपको बताया कि श्रद्धालुओं की बेहतरीन सुविधा के लिए हर किसी के लिए एक मिसाल बनकर सामने आ गया है। इस मंदिर में तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। व्यवस्थाओं की बारीकी को समझने के लिए, उसको जानने के लिए वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के 4 मेंबर भी यहां पहुंचने वाले हैं, जो कि देखेंगे और समझेंगे कि क्या कुछ होने जा रहा है। रोशन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, इसी पर ज्यादा बातचीत करते हैं। रोशन, मुझे बताइए कि 4 मेंबर्स यहां पर आने वाले हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर का रुख करने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है, क्या डिटेल्स वो जानना चाहते हैं यहां पहुंचकर? जी देखिए, बनारस का ये काशी विश्वनाथ मंदिर न केवल धर्म और आस्था का केंद्र है, बल्कि एक मॉडल के रूप में पूरी दुनिया के तमाम बड़े मंदिरों में अपनी एक पहचान बना चुका है और व्यवस्थाओं को लेकर इसको लोग एक पैमाना जो मॉडल के रूप में मान रहे हैं वो देखते चले आ रहे हैं। और वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की जो 4 सदस्यीय टीम है वो यहाँ पर अभी पहले राउंड का दौरा करके जा चुकी है और उन्होंने वाराणसी के इस मंदिर में तमाम जो सुविधाएं हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, उसका जायजा लिया। जैसे क्राउड मैनेजमेंट हुआ, ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करें या अन्य क्षेत्र में निःशुल्क जो भोग प्रसाद है वो श्रद्धालुओं को बचता है। इसके अलावा साफ सफाई की हो, पेयजल की व्यवस्था हो, यहाँ पर रुकने की व्यवस्था हो, पूजन दर्शन की व्यवस्था हो, आरती, टिकट, तमाम जो भोग प्रसाद है, चाहे सुगम दर्शन है, तमाम उन व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। और अभी वो फिर आज जैसा कि पता चला है कि वाराणसी के मंडलायुक्त के साथ उनकी बैठक भी है, जो मंदिर के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, कौशल राज शर्मा इस वक्त यहाँ पे मंडलायुक्त के तौर पर, और उनके साथ बैठक भी है और इन्हीं सारी व्यवस्थाओं के बाबत आज ये बैठक होनी है। इसके साथ ही साथ ये जो तमाम यहाँ पे सुविधाएं भक्तों को मिलती है, टीम के सदस्य उससे बड़े प्रभावित हुए हैं और निश्चित तौर पे जो कुछ कमियां उन्होंने अपने यहाँ पाई है उसको यहाँ मॉडल के रूप में विश्वनाथ मंदिर से जो उन्होंने सीखा है, जाना है, उसको अपने यहाँ कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करेंगे, जैसा उन्होंने बताया है। और वो काफी प्रभावित हुए हैं काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की व्यवस्थाओं से। रोशन, यहाँ पर आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सदस्य हैं जो काशी मॉडल को देखने आ रहे हैं, समझने आ रहे हैं, इसका मकसद क्या हो सकता है? क्या ये वैष्णो देवी की जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने के लिए किया जा रहा है या इसके पीछे कोई और कारण है? जी देखिए, बिल्कुल वैष्णो देवी की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिहाज से ही 4 सदस्यीय टीम का यहाँ दौरा हुआ है और वो चाहते हैं कि खासतौर से जो श्रद्धालु हैं उनको किसी तरह की दिक्कत ना आए, उनको किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। श्रद्धालुओं से भी उन्होंने फीडबैक लिया, श्रद्धालु काफी यहाँ की व्यवस्थाओं से संतुष्ट नजर आए और यही सारी चीजों को वो कहीं न कहीं अपने यहाँ वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जिस तरह से वहाँ पे तमाम व्यवस्थाओं को ऑपरेट करता है, उन्हीं व्यवस्थाओं को अपने यहाँ दुरुस्त करने के मकसद से, जैसा मैंने बताया कि क्राउड मैनेजमेंट हो, चाहे वो साफ सफाई की व्यवस्था हो, चाहे अन्य क्षेत्र में निःशुल्क मिलने वाला भोजन प्रसाद हो, चाहे मंदिर में दर्शन के लिए, आरती के लिए टिकट की व्यवस्था हो, ऑनलाइन ऑफलाइन की व्यवस्था हो, ये तमाम जो व्यवस्थाएं हैं
इसका उन्होंने जायजा लिया और अभी 2-3 दिनों तक ये बनारस में अपना डेरा भी डाले रहेंगे और लगातार अधिकारियों के साथ बैठकें भी होंगी, जिसके बाद कहीं न कहीं जो इन्होंने यहाँ पर अध्ययन किए हुए रहेंगे वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सदस्य, वो अपने यहाँ जाके तमाम व्यवस्थाओं को इम्प्लीमेंट करेंगे। देखिए, ऐसा पहली बार नहीं है कि किसी बड़े मंदिर से कोई व्यवस्थापक जो मैनेजमेंट के लोग आए हो या यहाँ पर देखा हो। इससे पहले महाराष्ट्र से वल्लभ मंदिर से भी लोग आ चुके हैं, उज्जैन के महाकाल से भी आ चुके हैं और मथुरा वृंदावन से भी टीम आ चुकी है। आंध्र प्रदेश सरकार खुद अपनी एक टीम भेजी थी यहाँ पर सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट को समझने के लिए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया रोशन इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और ओडिशा का रुख कर लेते हैं। ओडिशा का प्राचीन कपिलेश्वर मंदिर को एएसआई ने संरक्षित इमारतों की लिस्ट में उस सूची में शामिल किया है। यकीनन ये खबर ओडिशा वासियों के लिए काफी बड़ी उपलब्धि के तौर पर सामने आई है, क्योंकि इसके साथ ही अब ये मंदिर राष्ट्र महत्व वाला हो गया है। यहाँ इस मंदिर के कुछ ऐतिहासिक तथ्यों को भी समझ लेते हैं। ओडिशा का प्रसिद्ध कपिलेश्वर मंदिर संरक्षित इमारतों की लिस्ट में शुमार हो गया है। इसके लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई ने इस प्राचीन मंदिर को अपने दायरे में लाने की बात कही। इसके साथ ही ये प्राचीन शिव मंदिर राष्ट्रीय महत्व वाला भी हो गया है। ये खबर मंदिर से जुड़े लोगों को खुश कर देने वाली रही, क्योंकि कपिलेश्वर मंदिर की कमजोर होती हालत इनके लिए गंभीर चिंता का विषय था। मंदिर की बेहतरी का एक अरसे से इन लोगों को इंतजार था। ये एएसआई फर्स्ट स्टेप गया है, नोटिफिकेशन हो गया और गेजेटिफिकेशन भी हो गया और अभी आप लोग खुश हैं? अब खुश है, हाँ हो जाएगा, एएसआई ले जाएगा और जी अपराजिता सडिंग मैडम जो किया ये स्टेट गवर्नमेंट को उनके पास लेके गए, इसमें हम खुश हैं। जो मंदिर का ये डेवलप होगा। भुवनेश्वर में बना कपिलेश्वर मंदिर बरसों से लोगों की आस्था का केंद्र है। मंदिर परिसर में करीब 34 छोटे बड़े मंदिर हैं, जबकि कपिलेश्वर मुख्य मंदिर है। इसके अलावा इस मंदिर का इतिहास भी बेहद रोचक है। दरअसल सतयुग में कपिल मुनि से इस मंदिर की कहानी शुरू होती है। कपिल मुनि ने सबसे पहले मंदिर के शिवलिंग को स्थापित किया था। कपिलेश्वर मंदिर के इस शिवलिंग का धार्मिक महत्व भी है। शिवलिंग के रूप में दरअसल भगवान के सांस लेने और छोड़ने की मान्यता बहुत पुरानी है, जिसे किसी चमत्कार से कम नहीं माना जाता। पुराणों के अनुसार कपिल मुनि की मां देवाहुति और पिता कर्दम ऋषि थे। ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में कपिल मुनि को माना गया है। कपिल मुनि जो शिव के उपासक थे, उनको पूजा करते थे, इसलिए मंदिर का नाम कपिलेश्वर पड़ा। यहाँ हरिहर के रूप में कपिलेश्वर पूजे जाते हैं। आपको बता दें कि कपिलेश्वर सतयुग में कपिल मुनि के नाम से पूजे गए, जिसके बाद इनका नाम कपिलमणि, फिर कपिलनाथ और फिर कलयुग में कपिलेश्वर पड़ा। हालांकि ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि 5वीं शताब्दी में कपिलेश्वर मंदिर का पुनरुद्धार हुआ। उस दौरान कपिलेश्वर मंदिर की मरम्मत का काम कपिलेंद्र देव ने कराया। फिलहाल तो ओडिशा का कपिलेश्वर मंदिर कई प्राचीन मान्यताओं से भरा हुआ है, जो अब एएसआई की संरक्षित इमारतों की सूची में शामिल किया गया है। उम्मीद है कि इस पुराने मंदिर की हालत बेहतर होगी और यहाँ धार्मिक पर्यटन भी बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों बिहार के पटना में है। पटना में बाबा के दिव्य दरबार का आज आखिरी दिन है। नौबतपुर के तरेत पाली मठ में बाबा हनुमंत कथा सुना रहे हैं और भक्तों को भक्ति रस का पाठ पढ़ा रहे हैं। बाबा बागेश्वर के लिए लोगों में दीवानगी किस कदर है, तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। पहले ही दिन से बाबा की एक झलक पाने और दरबार में शामिल होने के लिए लाखों लोगों की भीड़ जुट रही है। बाबा बागेश्वर के दरबार के लिए बड़ी संख्या में भक्त उमड़ रहे हैं। गर्मी के मौसम में भी भक्तों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए यहां पर मेडिकल कैंप भी लगा दिए गए हैं। कैसा है ये कैंप और कैसे ये भक्तों की सेवा कर रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए जान लेते हैं। नौबतपुर के तरेत पाली में आज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हनुमंत कथा का 5वां और आखिरी दिन है। इस कथा में काफी भीड़ देखी गई पिछले 4 दिनों तक और आज आखिरी दिन है। आपको बताते चले कि यहाँ जो चिलचिलाती गर्मी है वो भी श्रद्धालुओं को डिगाने में असमर्थ रही। हालांकि इसी बाबत यहाँ कई
चिकित्सा शिविर लगाए गए हैं, जिसमें से कई प्राइवेट भी हैं और कई सरकारी भी हैं। बड़ी बात यह है कि यहाँ चूंकि तपिश ज़्यादा है, कई श्रद्धालुओं को सफोकेशन और डिहाइड्रेशन जैसी समस्याओं से दो चार होना पड़ा है और इसी बाबत यहाँ जो चिकित्सा शिविर लगाए गए हैं, यहाँ पटना के हॉस्पिटल्स भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने भी अपनी तरफ से कुछ व्यवस्था करने की कोशिश की है। और इसी तरह के एक चिकित्सा शिविर में हम अभी मौजूद हैं, बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ के लोगों से। यहाँ पे 4 बेड है पेशेंट के लिए और मेडिसिन है और सर लोग हैं, डॉक्टर सर लोग। यही है, जो पेशेंट का इमरजेंसी कुछ भी होता है तो हम लोग देखते हैं। आप लोग कभी भी इमरजेंसी रात में दिन में? हाँ, 24 घंटा ही रहते हैं हम लोग। अच्छा, कितना स्टाफ यहाँ पे लगाया गया है? यहाँ पे नाइट के लिए तो 5 स्टाफ है और डे के लिए अभी स्टाफ वही 8-10 रहता है और डॉक्टर को छोड़कर डॉक्टर 2-3 ऐसे आते हैं। मेरी मम्मी को गर्मी लग गया तो पेट खराब हो गया है। अच्छा, गर्मी लग गई थी। अब आराम है? अभी थोड़ा बहुत आराम है। तो जैसा कि आपने साफ तौर पर देखा कि इन चिकित्सा शिविरों में यहाँ पर आए हुए श्रद्धालु इलाज करा रहे हैं और बड़ी बात यह है कि ज्यादातर समस्याएं हीट स्ट्रोक से रिलेटेड और गर्मी से लगने से रिलेटेड पाई जा रही है। कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ आदित्य वैभव। G20 के लिए मेहमानों के स्वागत की तैयारी केवल कश्मीर में ही नहीं चल रही, दिल्ली भी G20 बैठक के लिए सज धज कर तैयार है। दिल्ली के रास्तों को कुछ इस तरह सजाया जा रहा है ताकि दिल्ली आने वाले मेहमानों के दिल में दिल्ली पूरी तरह से उतर जाए। एयरपोर्ट से दिल्ली की सड़कों की जाते वक्त आपको ऐसे नजारे देखने को मिलेंगे जिससे आपका दिल खुश हो जाएगा। खूबसूरत फव्वारे, शेर और हाथी घोड़ों की दिलकश मूर्तियां। रोम और पेरिस जैसी शानदार झलक। ये है दिल्ली शहर, ये है दिल्ली शहर। धौला कुआं से दिल्ली एयरपोर्ट के बीच बने ये फुवारे हर किसी के आकर्षक का केंद्र बने हुए हैं। ये मूर्तियां और कलाकृतियां अब राजधानी दिल्ली की नई पहचान बन गई है। राजधानी को सौंदर्य की दृष्टि से आकर्षक बनाने के लिए दिल्ली के LGV के सक्सेना कुछ महीनों से लगातार प्रयास कर रहे हैं। कोशिश ये की जा रही है कि 30 मई तक दिल्ली के हर सड़क पर ऐसी खूबसूरत मूर्तियां लगाई जाएं ताकि दिल्ली किसी भी इंटरनेशनल और नेशनल इवेंट के लिए तैयार हो जाए। भारत को 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक यानी 1 साल के लिए G20 की अध्यक्षता मिली हुई है। इसको लेकर अलग अलग शहरों में बैठकें भी हो रही हैं। 200 से ज्यादा बैठक खत्म होने के बाद 9 से 10 सितंबर को दिल्ली में 18वां G20 शिखर सम्मेलन होगा, जिसमें G20 सदस्य देशों और आमंत्रित देशों के शीर्ष नेता शिरकत करेंगे। G20 से जुड़े आयोजनों में आने वाले विदेशी मेहमानों को लेकर अलग अलग शहरों की तरह दिल्ली को भी आकर्षक रूप दिया जा रहा है। इसके तहत अलग अलग जगहों पर मार्बल से बनी शेर, हाथी, घोड़ों की मूर्तियां लगाई गई हैं और इनके आसपास लगे फाउंटेन इन मूर्तियों की खूबसूरती में जैसे 4 चांद लगा रहे हैं। दस फुट की शेर की मूर्ति तो 10-10 फुट ऊंचे ये फाउंटेन यहां से गुजरने वालों को अपनी तरफ खूब आकर्षित कर रहे हैं। हाथी की मूर्तियों से लेकर 5 सफेद घोड़ों की मूर्तियों को देखकर लोग ठहर से जा रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट से निकलकर यहां की सड़कों पर इन नजारों का दीदार करते हुए गुजरना वाकई बेहद सुकून देने वाला है। दिल्ली से अनामिका गौड के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कश्मीर का रुख कर लेते हैं। कश्मीर में कुछ दिनों में G20 की बैठक होने वाली है, जिसके लिए विदेशी मेहमानों का तांता लगने वाला है। एक तरफ कश्मीर बाहें पसार कर विदेशी मेहमानों का स्वागत कर रहा है, तो वहीं सेना आतंक के खात्मे के मिशन में जुट गई है। 20 दिनों में जम्मू कश्मीर सेना, पुलिस और NIA ने 70 ऑपरेशंस को अंजाम दिया, जिसने आतंकियों की कमर को तोड़ दिया है।
अगले हफ्ते पूरी दुनिया की नजर जम्मू कश्मीर पर रहने वाली है। वजह है श्रीनगर में होने वाली G20 देशों के पर्यटन प्रतिनिधियों की बैठक। ये बैठक 23 मई और 24 मई को होगी। भारत श्रीनगर में होने वाली इस ऐतिहासिक बैठक को शानदार और यादगार बनाने में जुटा है। वहीं पड़ोसी पाकिस्तान इससे जल भुन चुका है और नापाक साजिश रच रहा है, लेकिन उसकी हर साजिश नाकाम हो रही है और उसका पर्दाफाश भी हो रहा है। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार श्रीनगर में होने वाली G20 की बैठक में पाकिस्तान खलल डालना चाहता है, लेकिन सेना और भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की चौकसी के आगे उसकी एक नहीं चल रही। ऑपरेशन 3T के तहत आतंकियों पर लगातार प्रहार किया जा रहा है। अपने देश की आंतरिक सुरक्षा पाकिस्तान भले ही न संभाल पा रहा हो, लेकिन वो जम्मू कश्मीर में होने वाली G20 बैठक में खलल डालने की पूरी कोशिश कर रहा है। खुफिया एजेंसियों ने जानकारी दी है कि पाकिस्तान G20 की बैठक के लिए आतंकवादियों को भेजने के लिए बड़ी कोशिश कर रहा है। जानकारी ये भी है कि आतंकवादियों को घुसपैठ कराकर G20 में गए डेलीगेट्स पर हमले भी करा सकता है। यही वजह है कि सुरक्षा एजेंसियां पिछले 20 दिनों से लगातार ऑपरेशन जम्मू कश्मीर में कर रही हैं। जहां एक तरफ आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ टेरर फाइनेंसिंग और नार्को टेरर की भी कमर सुरक्षा एजेंसियां इस वक्त तोड़ रही हैं। अब आपको ऑपरेशन 3T के बारे में बताते हैं। इस ऑपरेशन में सेना के साथ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA, स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी SIA और जम्मू कश्मीर पुलिस शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में द रेजिस्टेंस फोर्स, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट जम्मू एंड कश्मीर, मुजाहिदीन गजवत उल हिंद, जम्मू एंड कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स, कश्मीर टाइगर्स और PAAF समेत कई दूसरे आतंकी संगठन एक्टिव हैं। जांच से ये बात सामने आई है कि पाकिस्तानी एजेंसियां इन्हें हथियार और गोला बारूद मुहैया कराने की फिराक में हैं। ऐसे में ऑपरेशन 3T आतंकियों और उनके मददगारों के लिए काल बन रहा है। इसके तहत 20 दिन में 70 ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। ऑपरेशन 3T में दहशतगर्दों को तो निशाना बनाया ही जा रहा है, उनके मददगारों और फंड मुहैया कराने वालों की कमर भी तोड़ी जा रही है। पाकिस्तान आतंक फैलाने की साजिश रचने के अलावा G20 की बैठक को लेकर सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा भी फैला रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दरकिनार किया गया पाकिस्तान कश्मीर में G20 की बैठक के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहा है। जम्मू कश्मीर में होने वाली G20 की बैठक से पहले पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए कई तरीके के टूल किट का भी इस्तेमाल कर रहा है। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने ऐसे 100 से ज्यादा फर्जी मोबाइल नंबर के साथ साथ सोशल मीडिया अकाउंट्स को पकड़ा है, जिससे ये पता चला है कि विदेशों में बैठ करके वो भारत के खिलाफ नए तरीके का प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि वो G20 का बहिष्कार करें। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने ऐसे हैशटैग भी पकड़े हैं जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है, जो वहां पर पाकिस्तान की कई एजेंसियां भी लगी हुई हैं। इन तमाम चीजों पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियां नजर बनाए हुए हैं और जम्मू कश्मीर में होने वाली G20 की बैठक को बड़े स्तर पर सफल बनाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। एक तरफ जहां पाकिस्तान की हर साजिश को नाकाम किया जा रहा है, तो वहीं श्रीनगर में G20 की बैठक को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इसके तहत सांस्कृतिक गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। शानदार परफॉर्मेंस देने के लिए कलाकार अभ्यास में जुटे हुए हैं। दिल्ली से जितेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात कर लेते हैं दिल्ली के चिड़ियाघर का माहौल आजकल खुशनुमा बन गया है, जिससे चिड़ियाघर प्रशासन तो खुश है ही, जो लोग सुन रहे हैं वो भी अपनी खुशी जता रहे हैं। दरअसल बीते रविवार को यहां सिद्धि नाम की बाघिन ने 5 शावकों को जन्म दिया। नन्हे शावकों का जन्म इसीलिए खास है क्योंकि इस चिड़ियाघर में 18 साल के बाद रॉयल बंगाल टाइगर का जन्म हुआ। बता दें कि आखिरी बार 2005 में शावकों का जन्म हुआ था। मां और सभी शावक स्वस्थ हैं, जिनको रेस्टिंग शेल्टर में रखा गया है। सीसीटीवी सर्विलांस के जरिए इनकी निगरानी की जा रही है और चिड़ियाघर प्रशासन के मुताबिक सिद्धि बाघिन को महाराष्ट्र से दिल्ली लाया गया था। उनकी उम्र 6.5 साल है। वहीं बाघ करण को मैसूर के चिड़ियाघर से 2014 में दिल्ली लाया गया था। अब कब इन शावकों को लोगों के सामने लाया जाएगा, कैसे बाघिन और शावकों की सेहत पर नजर रखी जाती है, ये देखने वाली बात होगी।